बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम आ चुके हैं एक और नए पार्ट के साथ वर्क एनर्जी पावर का, जिसका टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आज हम लोग इस पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या तो मोशन में है, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दो एनर्जी उसके पास होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी है the energy possessed by a body when it is in the state of rest। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इस कैप के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये रेस्ट में है, ठीक है। अब इस पे ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर कोई बॉडी लाई कर रहा है तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हर एक चीज़ हम लोग ज़ीरो से मेज़र करते हैं। उसी तरह एनर्जी के लिए हम लोग ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानते हैं और इसे ज़ीरो कंसिडर करते हैं, तभी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हाइट जाता है ग्राउंड से, उस हिसाब से उसका पोटेंशियल एनर्जी को बदलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक बॉडी को ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखें, दूसरा एक कंप्रेस्ड स्ट्रिंग को भी जब कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उसको पोटेंशियल एनर्जी होता है जो बाद में चेंज होता है, ठीक है। तो यह है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये जो अर्थ है हर बॉडी को अपनी ओर खींचता है जी एक्सेलरेशन से, जिसे कहते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, इस अर्थ में जितने भी मास बॉडीज हैं हर एक को वो जी एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचता है, जिस फोर्स का नाम है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है F=mg, ठीक है। ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी से जो एनर्जी रहता है किसी भी बॉडी पे, जो एनर्जी महसूस होता है, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी का क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये बनेगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, अब इस बॉडी को जैसे ही हम लोग ऊपर लेते जाएंगे सरफेस से, एक पॉइंट तक हम लोग ऊपर लेके जा ही रहे, ठीक है, तो उस केस में जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ते रहेगा? क्योंकि इसका हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहेगा, हाइट बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो घटते जाएगा। क्यों? देखो, कोई भी बॉडी का फोर्स कब घटेगा? जब उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जब फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्योंकि मान लो ऐसे फेंक दिए कि वो अर्थ से बाहर चला जाएगा, तो उस केस में अर्थ का सरफेस तक तो उसे ग्रेविटी खींचेगा, उसके बाद तो नहीं खींच पाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो बढ़ते रहेगा, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, उसके फोर्स के साथ कोई लेन देन नहीं है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे घटते जाएगा जैसे ही बॉडी ऊपर जा रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक है। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है? कोई नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी, जैसे कि आप लोग स्ट्रेस बॉल है उसे ले लो, या स्पॉन्ज है उसे ले लो, या स्ट्रिंग है उसे ले लो, ठीक है। कोई भी नॉन रिजिड बॉडी पे जब हम लोग कंप्रेस करते हैं,
कंप्रेस करने के वजह से उसमें जो चेंज इन शेप एंड साइज होता है, चेंज इन शेप एंड साइज, तो उस केस में क्या होता है, उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जिस कारण से जब हम लोग अपना फोर्स रिलीज कर देते हैं उस बॉडी पे, तो वो ऑटोमेटिकली अपना शेप पे आ जाता है या अपना पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो फोर्स लगाए होते हैं उसमें जो वर्क डन हम लोग किए होते हैं, वो वर्क डन उस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेस बॉल को दबाए, ठीक है, दबा के रखे और कुछ देर बाद छोड़ देने से वो क्या हो जाता है, अपना पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ऐसा बनेगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट, इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट, जो उसका शेप चेंज हुआ उस टाइम, इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, ठीक है। तो उस केस में जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा हम लोग के वर्क डन की वजह से, वो उसका क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग को दोनों समझ आ गया होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है। मान लो कोई बॉडी को हम लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इस मार्कर को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो इस वर्कर में मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी ऊपर जाए, मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं, जितना अर्थ खींच रहा है उतना फोर्स लगाऊंगा तो ये अब ऊपर की ओर जाएगा। तो जो कोई भी बॉडी पे फोर्स लगता है अर्थ के वजह से, वो m इंटू जी होता है, ठीक है। तो मिनिमम मेरे को mg तो लगाना ही होगा इसे उठाने के लिए, बाकी mg से ज़्यादा लगाएंगे तो वो उठेगा ही। तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे, mg। मान लो हम लोग ग्राउंड से कुछ हाइट तक डिस्प्लेसमेंट कराएं, h हाइट तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h, ठीक है। तो हम लोग कितना वर्क डन कर रहे हैं उस बॉडी को उठाने में h हाइट तक, F इंटू एस, जो कि हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, F कितना है mg, s कितना है h। तो यहाँ से जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो mgh, और यही वर्क डन उस बॉडी में क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जैसे ही किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो उसका mg जो पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, क्योंकि हाइट बढ़ते रहता है। सिमिलरली उल्टा केस, अगर गिराते हैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे, उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते रहता है, सरफेस पे आके उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरह से आता है। मान लो h1 हाइट है, यहाँ h2 हाइट है, और बॉडी को गिरा रहे हैं h1 से h2, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, mg h1 माइनस h2, ठीक है। सिमिलरली h1 यहाँ है, h2 यहाँ है, और बॉडी को फेंक रहे ऊपर की ओर, तो इस केस में क्या होगा, mg h2 माइनस h1, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा, काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी के पास होगा जो बॉडी मूव कर रहा होगा, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, उस बॉडी के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोग का डेफिनेशन बनेगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन is called काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोशन के वजह से किसी भी बॉडी के पास जो एनर्जी रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये उसके इक्वल होगा वर्क डन बाय द बॉडी। जितना देर वो मूव कर रहा था उतना में कितना वर्क डन किया रेस्ट में आने से पहले, वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, before it's come to rest, comes to rest, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, वो बॉडी कितना वर्क डन किया मूव करते करते जब तक कि वो रेस्ट में ना आ गया, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग वर्क डन का ये निकालते हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी का निकल जाएगा। हम मान लो m मास का बॉडी है, ठीक है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसे एक फोर्स लगा के रोका गया है, यहाँ एक फोर्स लगा के इसे रोका गया। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी का जो वेलोसिटी है उसको जीरो कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो रिटार्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू ए, और ये क्या होगा? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? एम ए, ठीक है। अब जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एफ इंटू एस। एफ कितना हुआ? एम इंटू ए, और एस कितना हुआ? जितना वो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, जो भी वेलोसिटी में जब था और स्टॉप होने तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एस। अब इस एस को निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में फॉर्मूला पढ़े थे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखो, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी उसका क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है, तो माइनस, और ए क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस केस में एस क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई 2a। इसी एस का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या होगा? m इंटू ए इंटू यू स्क्वायर बाई 2a, और ये a कटा, ये क्या बना? 1/2 m यू स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का, और यही वर्क डन उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। यहाँ से हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यू भी वेलोसिटी है, बस हम लोगों ने क्या लिया? यू लिया इनिशियल वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी को वी लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आ गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग का आता है रिलेशन। किसके किसके बीच रिलेशन? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अब देखो, कोई भी बॉडी जो मूव करता है उसके पास मोमेंटम होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? P इक्वल टू एम वी, और काइनेटिक एनर्जी का भी हम लोग क्या फॉर्मूला डिराइव किया? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, दोनों के बीच रिलेशन देना है, तो दोनों को कहीं पे हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है। मान लो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं p बाई एम। अब इसी v को यहाँ रखते हैं, तो ये क्या होगा? k इक्वल टू हाफ एम वी क्या है? p बाई एम का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? k इक्वल टू हाफ एम p स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो एक एम कटा, तो यहाँ से क्या आया? k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, या तो p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो यहाँ से रिलेशन निकलता पोटेंशियल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच, ठीक है। ये रिलेशन था, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में बनाने के लिए काम में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हम लोग का आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? अब देखो, कोई बॉडी जब मूव कर रहा हो v वेलोसिटी से, ठीक है, मूव कर रहा हो, अब हम लोग उस पर एक फोर्स लगा देते हैं और थोड़ा फोर्स लगा देते हैं, तो क्या होगा? उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अचानक बढ़ जाएगा, क्योंकि v बढ़ जाएगा। मान लो v 2 से जा रहा था और हम लोगों ने उसे और जोर से धक्का दे दिया, तो v 4 हो गया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उस केस में वर्क और एनर्जी के बीच एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, एक एक्सप्रेशन बनता है। वो क्या बनता है? वो बनता है, according to the work energy theorem, the increase in kinetic energy of a moving body is equal to the work done by a force acting in the direction of the moving body। यानी ये कहना चाह रहा है, increase in kinetic energy equal to work done by the force, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो, अब वर्क डन कितना होता है? F इंटू एस। एफ क्या होता है?
एम इंटू ए, और एस क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a होता है। अब बी स्क्वायर और यू स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले एक वेलोसिटी था, फोर्स लगाने के बाद वो वेलोसिटी बढ़ा, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बढ़ेगा, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये वाला टर्म में ले रहे हैं, दो वेलोसिटी वाला टर्म में। तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, ए कैंसिल, तो ये क्या आया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और यही तो है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, ये है हम लोग का फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है हम लोग का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स, उसको बढ़ाने में जितना वर्क डन किया, ठीक है। ये हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ एक्सप्रेशन निकलता है, ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हम लोग डिफरेंस क्या क्या पढ़े, ये क्या है, ये एनर्जी है ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, ये एनर्जी है ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये 2-4 पॉइंट आप लोग मेंशन करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होता है, मान लो कोई बॉडी को हम लोग पकड़ के रखे हैं, ठीक है, जैसे ही पकड़ के रखे हैं, मान लो इस पोजीशन पर पकड़ के रखे हैं और यहाँ ग्राउंड है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा है mgh, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है इस मोमेंट पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ दिया गया और जैसे ही ये ग्राउंड में आ गया, ग्राउंड तक तो इसका हाइट 0 हो गया, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इस टाइम 0 हो गया। और एनर्जी तो कभी लॉस नहीं होता है, उसका पूरा एनर्जी ये था तो नीचे आया, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटली काइनेटिक एनर्जी में बदल गया होगा ड्यूरिंग इट कम्स टू ग्राउंड, स्ट्राइक करने के बाद नहीं, व्हेन इट टचेस द ग्राउंड उस टाइम, ठीक है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। सेकेंड, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया बुक में, जैसे एक हैमर है, वो एक वुड में ऐसा कांटा लगा हुआ है, नेल लगा हुआ है, और वो वहाँ ठोक रहा है, ठीक है। तो हैमर जो है उसे उठा के ठोका जा रहा है इस पे, उसको मतलब h हाइट तक लाया जा रहा है, फिर ठोका जा रहा है, इसका मतलब जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो क्या है mgh बन रहा है, और जैसे ही उसको ठोका जा रहा है मतलब यहाँ वो स्टॉप हो रहा है, यहाँ उसके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी इस नेल को इस वुडन बोर्ड के अंदर धीरे धीरे पेनेट्रेट कर रहा है। ये एग्जांपल रहा। तो बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स उतना ज़रूरी नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। तो वो सब आप लोग खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत इजी है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि है न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, बस समझने का देरी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses are placed at height h and 2h, find the ratio of their gravitational potential energy। मास सेम है, ठीक है, m1 इक्वल टू m2 है, एक को हाइट h पे रखा गया और दूसरा हाइट 2h पे रखा गया, तो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना। बस इसमें क्या होगा, mgh और एक का हाइट क्या है mg2h, mg hh कटा, तो P1 बाई P2 था ये, तो P1:P2 क्या हो गया 1:2, समझ आया रेशियो। अब नेक्स्ट क्या, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। m है 1 kg, h है 5 मीटर, 2 नंबर,
इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh 1 इंटू 10 इंटू 5 जो कि आएगा 50 जूल। ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। अब मैंने अभी तुम लोग को समझाया जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, जैसे ही वो ग्राउंड को टच किया, ठीक है, तो उस केस में उसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था वो उसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो टोटली जीरो हो गया क्योंकि वो ग्राउंड के टच में आ गया। ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस केस में वो आप लोग ऐसे लिखिएगा इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगा mgh और जो कि होगा 50 जूल। ठीक है। तो 3 नंबर भी आप लोग कर सकते हैं। 3 नंबर आप लोग के होमवर्क अब 4 पे आ जाते हैं। ठीक है। फोन नंबर क्या बता रहा है? ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। एक बॉडी है h1 हाइट पे जो है 10 मीटर और h2 हाइट तक उसे गिराया जा रहा है। ठीक है, गिराया जा रहा है। अब क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में? हम लोग जैसे ही फॉर्मूला पढ़े कोई चीज़ को गिराते हैं h1 हाइट से h2 हाइट तक, तो उस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो क्या होगा? mgh1 माइनस mgh2। mg तो सेम रहेगा तो mg कॉमन लेके h1 माइनस h2। ठीक है। अब m कितना है? m है 5, g कितना है 10 और h1 कितना है 10 और h2 कितना है 4। 5 इंटू 10 इंटू 6 तो इस केस में कितना हो गया? 300 जूल। मतलब इतना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और टोटल एनर्जी कितना हुआ? टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होगा? उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो। इनिशियली उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, तो वो उसी टाइम में हर एक मोमेंट पे उसका टोटल एनर्जी उतना ही होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। तो निकालते हैं mgh इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 5 तो ये आएगा 500 जूल। ठीक है। बस ये था हम लोग का 4 नंबर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, कैलकुलेट द हाइट थ्रू व्हिच अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज 1 जूल। ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क, ये भी बहुत इजी है, ये भी आप लोग कर सकते हो इजीली। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या बता रहा है? ए बॉय वेइंग 25 kg है climbs up from the first floor to a height of 3 meter। फर्स्ट फ्लोर जो कि 3 मीटर अबव है ग्राउंड से, यहाँ ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो 3 मीटर अबव है, टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर। वो टोटल थर्ड फ्लोर तक जा रहा है जिसका हाइट है 9 मीटर, ग्राउंड से 9 मीटर हाइट है। ठीक है। what will be the increase in gravitational potential energy? अब देखो यहाँ से वो फर्स्ट फ्लोर पे है 3 मीटर पे और टोटल 6 जा रहा है कि नहीं? यहाँ टोटल हाइट कितना है? 9 है। यहाँ से कितना है? 6 है मीटर। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है? इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर से नीचे जा रहा, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा, तो mg, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? h2 माइनस h1। ठीक है। कितना? 25 इंटू 10 इंटू 9 माइनस 3 कर दो तो ये कितना आ गया? 250 इंटू 6 जो कि होगा 1500 जूल। ठीक है। ओके, ये कैसे हुआ? H2H1
ये टोटल हाइट कितना था, h2 था, और ये कितना था, h1 था, और वो यहाँ से यहाँ जा रहा, इसलिए हम लोग 9 से 3 माइनस कर दिए जो कि हुआ 6, और ये इसको इंटू किए तो 1500 जूल। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम लोग के चैनल पे बने रहिए, हम लोग अगले क्लास फिर मिलते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ। धन्यवाद।